डियर लर्नर्स, हम अपने इस आज के सत्र में बात करेंगे यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट्स फॉर डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग, यानी कि डिफरेंट टेक्स्ट्स को यूज़ करके कैसे हम क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकते हैं। ये टॉपिक हमने कोर्स BESL 121 रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट्स के सेकेंड यूनिट से लिया है और सेकेंड यूनिट का टाइटल है रीडिंग फॉर टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। आप सबने ये मटेरियल तो देखा ही होगा। ये APC 1 का ब्लॉक है जिसमें 3 यूनिट्स हैं और 25 जनवरी को भी हमने एक सेशन जो था वो इसी कोर्स पे रखा हुआ था। माई सेल्फ Dr. Bharti Dogra from School of Education, and as you are aware, I am coordinating this EPC course on BESL 121 Reading and Reflecting on the Texts. मैं इस सत्र की शुरुआत आपको एक कन्वर्सेशन जो कि 2 बच्चों के बीच में हुआ, 2 स्टूडेंट्स क्लास 11th के, उनके बीच में एक बातचीत चल रही है और चलिए हम जानते हैं कि किस विषय पे बातचीत चल रही है और कौन से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स पे वो लोग बात कर रहे हैं। स्टूडेंट 1, he tells स्टूडेंट 2 that कि अगर कोई क्राइम करता है और उसको उस क्राइम की नॉलेज नहीं है, कि उसको अवेयरनेस नहीं है कि ये क्राइम है या नहीं, तो क्या उसके एक्ट को या उसकी एक्शन को क्राइम माना जाएगा? नाउ स्टूडेंट 2 आस्क्स व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेल मी व्हाट इज अ क्राइम। नाउ स्टूडेंट 1 सेज दैट एनी एक्ट which is considered as an offense and which is punishable by law, that action is considered as a crime. Then second student says that if it is punishable by crime, if it is punishable by law, then that act has to be a crime. उसको तो हम crime ही मानेंगे ना। Now the student 1 says that but in this case the person was not aware, उसको इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये क्राइम है। उसने वो काम किया लेकिन काम करते वक्त उसको इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था कि ये मैं जो काम करने जा रहा हूँ ये एक क्राइम है। तो उस केस में जब आपको अवेयरनेस ही नहीं है तो इसको क्राइम नहीं माना जाना चाहिए। नाउ द सेकेंड स्टूडेंट रिप्लाइज कि क्राइम तो क्राइम ही होता है, चाहे आपको वो काम करने से पहले उस तरह की जानकारी है या नहीं है, हम तो उसको क्राइम मान के चलेंगे। अब देखिए, ये दोनों स्टूडेंट्स के बीच में बातचीत हो रही है एंड बातचीत एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बहुत ही सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट पे है कि, और जो ये बात कर रहे हैं दे आर ग्रैपलिंग विद एन इशू एंड दे आर थिंकिंग क्रिटिकली। एंड जो भी 2 मुद्दों पे बात की जा रही है वो ये है कि क्राइम क्या है और दूसरा क्राइम करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कैसे फिक्स की जानी चाहिए। तो इस बातचीत से हमें पता चलता है कि किस तरह से हम बातचीत के दौरान ही क्रिटिकली इन्वॉल्व हैं व्हाट इज़ अ क्राइम एंड फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कमिटिंग दिस क्राइम। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग हमें केवल इस बातचीत के दौरान ही ज़रूरत पड़ती है या हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करते हैं फॉर अदर थिंग्स ऑल्सो। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखें तो जब हम अपने डिसीजंस लेते हैं, मान लीजिए क्लास 11th पे मुझे डिसाइड करना है कि साइंस लेना है या फिर मुझे ह्यूमैनिटीज़ लेना है या कॉमर्स लेना है, तो आई कैन नॉट टेक माई डिसीजन बिकॉज माई friends are opting for science, so I should also go for science. So I need to think critically. I need to
find out my strengths, and I need to find out the expectations of the stream which I am choosing, and after that I need to match my strengths with the expectations of the stream which I want to choose. तो अपनी स्ट्रीम चूज़ करने के लिए बाद में जब आपको जॉब चूज़ करना है, उस वक़्त बाद में आपको लाइफ पार्टनर चूज़ करना है, तो ज़िंदगी में हर पड़ाव पर हमें क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो भी डिसीजंस हैं हम अपने फेस वैल्यू पे नहीं ले सकते, या हम ये सोच के कि मेरा पीयर ग्रुप ऐसा कर रहा है तो इसलिए मुझे भी ऐसा करना है, ऐसा नहीं कर सकते. मान लो मुझे किसी नॉवल को क्रिटिक करना है, I again need critical thinking skills. I am writing a book. I have to decide the main character for this book. I need critical thinking skills. I am planning my presentation, and while planning, I require critical thinking. So critical thinking is very, very important. And here, we don't take things as they look or as we hear. We need to reflect on the जो भी उसके अंडरलाइंग एजम्पशंस हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, उस पर हमें सोचने की ज़रूरत है, उस पर हमें रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. तो इसीलिए क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें इसकी ज़रूरत ज़िंदगी के हर पड़ाव पर महसूस होती है. चलिए, आपको इस इंट्रोडक्शन के बाद अब हम मूव करते हैं कि हम इस सत्र में किन किन विषय बिंदुओं पर बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, और उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग के इंडिकेटर्स क्या हैं, व्हाई इज क्रिटिकल थिंकिंग सो इम्पॉर्टेंट, देन हाउ टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू रीडिंग. वी विल बी डिस्कसिंग सम टेक्स्ट्स, एंड देन अल्टीमेटली वी विल कम टू द वर्कशॉप एक्टिविटी. इफ आई टेक द ओरिजिन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि क्रिटिकल थिंकिंग एज अ गोल ऑफ एजुकेशन, दिस कैन बी ट्रेस्ड एज फार एज द एंशिएंट ग्रीक्स. सो आई हैव टू डिस्कस हियर द रोल ऑफ सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल. The ancient Greek philosophers, they encouraged their students, they were philosophers and teachers also, they encouraged their students that जो सरफेस पे चीज़ नज़र आती है वैसा होता नहीं है. सो वी नीड, जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, तो जो आपको दिख रहा है उसको आपको सोचने की ज़रूरत है कि क्या ये सच में ऐसा है, और ऐसा करने के लिए आपको उसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत है, उसके ऊपर डिस्कशन करने की ज़रूरत है, उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है. उसके बाद हम बात करते हैं जॉन ड्यूई की, एंड व्हाट जॉन ड्यूई emphasized in democracy and education, that we need to develop the ability to think, that the schools they must help the students to think. Now why is thinking required? If the students are memorizing the facts, वो उन फैक्ट्स को, उन तथ्यों को अगर याद करके आ जाते हैं तो क्या होगा. जब मैं तथ्यों को याद करती हूँ और उनको रट के आ जाती हूँ, तो उस केस में क्या होगा कि आई एम जस्ट बिकमिंग फेमिलियर. जिसने भी वो तथ्य दिए हैं, जो भी ऑथर है या जो राइटर है, खाली मुझे उस राइटर या ऑथर के जो ओपिनियंस हैं या जो वो तथ्य दिए गए उससे मैं खाली फेमिलियराइज हो जाती हूँ. मुझे खाली ये ज्ञान हो जाता है कि इस ऑथर ने ये कहा है, लेकिन आई एम जस्ट बिकमिंग फेमिलियर विद द फैक्ट्स, विद द ओपिनियंस ऑफ अदर्स. तो अंडरस्टैंडिंग कहाँ है, कॉम्प्रिहेंशन कहाँ है, क्या मुझे उन तथ्यों की समझ आ रही है? नहीं. जब तक मैं उनको याद करती हूँ, जब तक मैं उनको रटने की कोशिश करती हूँ, तब तक खाली मुझे उन तथ्यों का पता चलता है कि ये जो फैक्ट्स हैं या ये जो तथ्य हैं, ये ओपिनियंस हैं, ये इस ऑथर के हैं, ये इस राइटर के हैं. लेकिन जब मैं उसके ऊपर व्हेन आई थिंक अबाउट देम, व्हेन आई रिफ्लेक्ट ऑन देम, देन आई
comprehend, then I understand. तो अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. ये हमें मान के चलना होगा एज टीचर्स दैट जो भी हम क्वेश्चंस भी देते हैं क्वेश्चन पेपर में, वहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट्स ने फैक्ट्स को याद कर लिया एंड देन इन द आंसर शीट they are reproducing their answers, as they have learned from the textbook. So there should be some such questions, if not all, some such questions where they need to critically think, where they need to reflect. So this habit of critical thinking and reflection, it must start at an early stage if we want them to comprehend the materials, not rote memorization. Now I am moving to the next slide, and what is critical thinking? As I told you that we need to establish the validity of an assumption or an action. Any assumption which I have, I need to revisit, I need to think about it, and I need to establish its validity. When we see something or when we hear something, and before you say it or do it, so this is very very important कि आप उसको जैसे आपको फैक्ट्स दिए जा रहे हैं आप उनको एज सच एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनके ऊपर सोचेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे और जितनी अजम्पशंस हैं उसकी वैलिडिटी भी चेक करेंगे. सो वी नीड टू आस्क राइट क्वेश्चंस. whenever we read something, we see something, we do something, we need to ask right questions, and when we ask right questions, then we have to find out the honest answers also. Ability to engage in reflective and independent thinking, this is very very important. Why do we need reflective and independent thinking? हमें इस reflective और independent thinking की क्या ज़रूरत है? हमें क्यों अपने आप को engage करना चाहिए reflective and independent thinking में? इसकी हमें इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हम ये देखते हैं कि most of the time जो हमारे thoughts हैं, जो कि every human being is unique in the sense that जो भी thoughts मेरे हैं वो thoughts दूसरे के नहीं होंगे, और जो मैं thoughts जो भी मेरे thoughts हैं वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कि मेरे past experiences क्या हैं, मेरी past learning क्या है. मैंने जो भी past में experience किया है या जो मेरी past learning है उसके basis पे मेरा thoughts develop होते हैं, and these thoughts are unique to me. Now when I talk about the reflective thinking, अब reflective thinking क्या है? Reflective thinking is not something which is fixed. Reflective thinking एक बहुत ही dynamic process है और ये evolve होती रहती है, develop होती रहती है. कैसे? जैसे जैसे हम अपने new experiences होते हैं और new experiences को जब हम respond करते हैं तो this thinking also evolves and develops. And this is very very important because we need to reflect, we are human beings and we need to reflect, and this process evolves. What are the indicators of critical thinking? We understand the logical connections between ideas. This is very very important. Ideas में जब आप connections develop कर पाते हो, then only you are able to construct arguments. We are able to construct arguments between the ideas. Identify, construct and evaluate arguments. This is a very valid and a very very important indicator of critical thinking. Critical thinking में हम बात करते हैं arguments की. अब arguments क्या हैं? Arguments are a list of statements. For example, if I say that it is raining, this is statement number 1, and this is known as a premise. We can also have assumptions. This is first statement and this statement is a premise. So it is raining is a premise, and now the second statement is I must carry an umbrella. Now this is second statement and this is known as a conclusion. So premise is taken as a reason for making a conclusion. So we have, I repeat, we have premises or assumptions, we have conclusions,
So premise is taken as a reason for making a conclusion. And in this manner, by identifying, by constructing and by evaluating arguments, which is very, very crucial in critical thinking, by identifying, constructing and evaluating arguments, we develop the critical thinking skills. And the forming, constructing arguments is a very important point, because when we have very, very good arguments, when we make good arguments, in that case we can convince people. And whenever we have to present something or we have to debate, these arguments, they help us a lot. So in the debating and in the presentation, the arguments, they play a very, very important role. We are also able to solve problems systematically. If we are engaged in critical thinking, it means we are able to solve problems systematically and not through some intuition. We are not using the intuition, rather we are clear and we are using systematically certain steps we are using. And what are the steps? We are able to make judgments based on reasoning, and we are able to clearly see the options which are available, and then we are able to decide on an option based on certain criteria. Then we are also able to make conclusions. Then identify the relevance and the importance of ideas. Reflection on the justification of one's own beliefs and values. इसमें मैं आपको कुछ cases देना चाहूँगी. मान लीजिए कि how we have to reflect on the justification of my beliefs and my values. For example, if I am told that this person is suffering from AIDS, so then I must be having certain assumptions. How does a AIDS person look like? Or I must be having some assumptions or some beliefs about the health of a person who is suffering from the AIDS. So in this case, I must reflect on the justification of my beliefs. I believe this, that a person who is suffering from AIDS will show these characteristics. So these are my beliefs about a person who is suffering from AIDS. Now here I need to reflect on the justification of my beliefs and values. I take another case that son of my relative, मेरे किसी रिश्तेदार का पुत्र, वो IIT एंट्रेंस क्लियर कर लेता है, तो इस केस में मेरे कुछ बिलीव्स होंगे, मेरे कुछ assumptions होंगे about his abilities. So I must reflect on that. Another case, I see a person wearing very dirty clothes. So in this case, what are my assumptions? What do I believe in? That why this person is wearing so dirty clothes? So I must now reflect on these assumptions. मुझे पता चलता है कि मेरे पड़ोस में एक लेडी है, वो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रही है. सो इन दैट केस उसके बारे में भी, उसकी एबिलिटीज़ के बारे में भी मेरे कुछ बिलीव्स होंगे, मुझे उन पर रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है. 25 जनवरी को जो मैंने आपका सेशन लिया था रीडिंग अक्रॉस द करिकुलम, उसमें मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि साइंटिस्ट कैसा दिखता है, आप प्लीज़ शेयर करिए. तो आपने अपने कमेंट्स में लिखा है कि साइंटिस्ट लंबे बाल हैं, लैब कोट पहनता है. सो इस तरह से आपने उसको डिस्क्राइब किया है. अब मेरा सवाल ये है कि अगर साइंटिस्ट लैब कोट पहनता है तो व्हाट अबाउट द सोशल साइंटिस्ट्स? सोशल साइंटिस्ट तो लैब में काम नहीं करते हैं, लैब कोट नहीं पहनते हैं. तो इस केस में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आपने लिखा था आप उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करिए and try to justify your own beliefs and values. So this is very, very important. Why is critical thinking so important? We are discussing this session on critical thinking. Why is it so important? It is very important because ये हमें new challenges को
टैकल करने में हेल्प करता है। कैसे टैकल करने में हेल्प करता है? बिकॉज इफ़ वी आर क्रिटिकल थिंकर्स तो हम ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, हम चेंजेस को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें फैक्ट्स एंड जो फैक्ट्स विच आर इन्फॉर्म्ड बाय द ओपिनियंस, फैक्ट्स विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियंस के बीच में डिफरेंस समझ आ जाता है। उसके बाद इट हेल्प्स इन अराइविंग एट इनोवेटिव न्यू सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जब हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं तो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ क्रिएटिव थिंकिंग भी आती है, यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग का कंपेनियन है। उस केस में आपको पता होगा कि क्रिएटिव थिंकिंग हमें न्यू सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स ढूंढने में, नॉन कन्वेंशनल सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स ढूंढने में हेल्प करती है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रिटिकल थिंकिंग, उसके साथ साथ क्रिएटिव थिंकिंग भी आती है, और क्रिएटिव थिंकिंग हमें न्यू सॉल्यूशंस एंड क्योंकि हम उसको एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख पाते हैं और जो भी ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सॉल्यूशंस की बात की गई है उससे हट के सोच पाते हैं एंड नए कंक्लूजन्स और नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर पाते हैं। देन इट एनहांसेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जब हम किसी भी मुद्दे के बारे में बहुत क्लियरली सोचते हैं या हम बहुत सिस्टमैटिकली बात करते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एक्सप्रेशन है वो बेटर हो जाता है। जब आपको क्लैरिटी है, आपने सोच लिया उस मुद्दे के बारे में और आपको क्लैरिटी है और आप बहुत सिस्टमैटिक हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एक्सप्रेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपका लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स विल बिकम बेटर। जैसे हम अभी इसमें बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू द रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। तो जब हम किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उस टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिकल स्ट्रक्चर है, व्हाट इज़ द लॉजिक प्रेजेंटेड इन द टेक्स्ट। सो व्हेन वी डू दैट, दैट हेल्प्स अस इन बेटर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टेक्स्ट। उस टेक्स्ट का हम बेटर कॉम्प्रिहेंशन कर पाते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। So this is very important. Now it is crucial for self-reflection. Self-reflection means I am able to examine my thinking, my thoughts, my assumptions, and I also see the assumptions of others. So this helps because if I am able to see my assumptions and able to reflect on that, so then in that case I won't take the things on its face value. I will examine the issues. So this is again very important. Now learners, मैं उस विषय पे आ रही हूँ जो हमारा इस सत्र का मेन फोकस है। हाउ कैन क्रिटिकल थिंकिंग बी डेवलप थ्रू रीडिंग? रीडिंग से कैसे डेवलप हो सकती है? Now critical reading, so I'm critical thinking, critical reading, both are important. Now critical reading means engaging in what you read. When you read, you ask questions कि यहाँ ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ऑथर के यहाँ पे मेन आर्ग्यूमेंट क्या है। अभी आर्ग्यूमेंट के बारे में हमने आपसे बात की थी, तो ऑथर की आर्ग्यूमेंट क्या है, क्या ऑथर यहाँ पे कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहा है, क्या यहाँ ऑथर किसी तरह का कंपैरिजन कर रहा है, क्या ऑथर यहाँ पे कंट्रास्ट की बात कर रहा है, क्या ऑथर ने यहाँ एग्जाम्पल्स दिए हैं। ओके, सो व्हाट द टेक्स्ट डिस्क्राइब्स, we understand the text to be able to use our own examples also. So I understand the text so well that I am also able to provide my own examples. As a critical reader, we can reflect on the interpretation of the text. That means fully analyze the text and state its meaning for the text as a whole. Okay, I have taken now in this PowerPoint some texts. This is for class 10th, NCERT, Political Sciences. The topic is political parties. Now here the author talks about democracy, and we all know that party system is very crucial when we discuss democracy. And here the author is discussing two-party system and
author is also discussing multi-party system. When author is discussing the two-party system, he has given two cases, two examples. One is United States of America and the United Kingdom. And for discussing the multi-party system, the case of India is given. Now, here democracy is being discussed, and party system is very, very crucial when we are discussing the democracy. So when we are reading this kind of text, then what are we supposed to what are we supposed to do? We need to see that what is the point of view of the author, what the author is trying to emphasize, किस बात के ऊपर वो फोकस कर रहा है, और जो भी पॉइंट्स समझाने की कोशिश की जा रही है, क्या उसका पूरा कंटेंट इसमें कवर्ड है, क्या इसमें एनफ एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं, क्या इसमें जो भी डिबेट की जा रही है या जो भी हम कॉज एंड इफेक्ट की बात कर रहे हैं उसको अच्छे से समझाया गया है, क्या यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. तो इस टेक्स्ट को समझने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि जो रीडर है वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेगा, और जहाँ पे भी पॉसिबल है हम एज रीडर्स वी कैन प्रोवाइड आवर एग्जाम्पल्स दैट इस ऑथर ने ये डिस्कस किया है, लेकिन जब इसको डिस्कस करते हुए this point is not being discussed in the text, and these are the examples given, but had the author provided some more examples, then it would have been much more meaningful for me. So can I provide my examples? So as a critical as a reader when I am thinking about it critical reading, I need to bring out these points, and these points are very important. This is another text. The title is Gift of Chappals. It's for class 7th NCERT English. Now in this particular case, when we go through the text, we find that every discipline has some method, some way in which the critical reflection is done. The reflection is possible in every discipline. Now when we talk about the language, we find that because it is a literary text, so in this literary text, the method which is employed for critical reflection is the literary criticism. So when we talk about the literary criticism, again we need to see that how this literary criticism is being done. What is the point of the author? How has he presented the facts? And has he or she given the examples? So आप ये टेक्स्ट पढ़ते हुए इन सब पॉइंट्स के ऊपर फोकस करेंगे कि क्या लिटरेरी क्रिटिसिज्म किस तरह से किया गया है एज अ मेथड ऑफ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन. इसमें क्या बात की जा रही है, उसको कैसे पोर्ट्रे किया जा रहा है ऑथर ने, क्या ऑथर ने इसको अच्छे से समझाया है, क्या ऑथर ने इसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, क्या मैं इसको समझ के अपने नए एग्जाम्पल्स इसमें फिट कर सकती हूँ. तो इस तरह से हम जब टेक्स्ट की रीडिंग करेंगे, सो इट विल हेल्प इन डेवलपिंग द क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. ये अब एक और टेक्स्ट है, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. क्लास है 8th NCERT इंग्लिश. इसमें हम क्रिसमस की बात कर रहे हैं, तो हम इसमें सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट अबाउट द let us ask few questions about the society in which Christmas is celebrated. We can even ask questions about the social context in which this Christmas is celebrated. We can also ask the age in which this text was written. So the idea is that कि जो भी टेक्स्ट में प्रेजेंट किया गया है हम उसको चैलेंज कर रहे हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस, और ऑथर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको एज सच नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं. उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, जो कंटेंट है, उसको हम फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे हैं, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं एंड वी आर आस्किंग क्वेश्चंस. और जहाँ तक पॉसिबल हो स्टूडेंट्स को हमें
एनकरेज करना होता है कि वो सवाल पूछें, बिकॉज जब वो सवाल पूछते हैं तो उन सवालों से ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ना केवल उसको पढ़ रहे हैं बल्कि उसके साथ क्रिटिकली एंगेज्ड भी हैं। ये एक टेक्निकल टेक्स्ट है, साइंस की टेक्स्ट बुक से लिया गया है, कंबस्शन एंड फ्लेम, क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस। अब इस टेक्स्ट में लिखा है डू दिस 3 फ्यूल्स बिकॉज दे हैव मेंशन दी 3 फ्यूल्स cow dung, coal and LPG. Do these 3 fuels produce the same amount of energy, same amount of heat? The amount of heat energy produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called the calorific value. So all these values are given. Now when we are engaging with this text, जब हम इस टेक्निकल टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं और जहाँ तक बात है क्रिटिकल रीडिंग की, तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि एलपीजी के केस में जो पोल्यूशन है वो सबसे कम क्यों होता है? तीनों में से पोल्यूशन सबसे ज़्यादा किस पर्टिकुलर केस में है? क्या हमारे पास ऐसा और डेटा है ग्राफ्स की फॉर्म में, या हमारे पास कुछ और इस तरह का डेटा है जो इस टेक्स्ट में दिया गया उसको उस जानकारी को फर्दर स्ट्रेंथन कर सके? फिर से वही बात है कि जब हम क्रिटिकल रीडिंग की बात कर रहे हैं और टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं एंड वी आर एंगेज विद द टेक्स्ट क्रिटिकली, तो हमें स्टूडेंट्स को ये इनकरेज करना है कि आप इसको पढ़िए और जितने सवाल आपके दिमाग में आते हैं उन सब सवालों को पूछिए, बिकॉज सवालों को पूछने से पता चलता है कि आप उस टेक्स्ट के साथ क्रिटिकली एंगेज्ड हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं बात कर रही हूँ वर्कशॉप एक्टिविटी की। जैसा कि आपको पता है ये आपका EPC 1 कोर्स है, BESL 121, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट्स। और ये जो कंटेंट हमने कवर किया था ये इसी ब्लॉक 1 के यूनिट 2 दैट इज़ रीडिंग फॉर टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन से लिया गया था। और इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्टिविटी में आपको, दिस इज़ द प्री वर्कशॉप एक्टिविटी विच आई वाज डिस्कसिंग विद यू जस्ट नाउ, कि आपको यूनिट 2 पढ़ना है, रीडिंग फॉर टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ ब्लॉक 1 ऑफ कोर्स BESL 121, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट्स। उसको पढ़ने के बाद ऑब्जेक्टिव्स हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? टू आइडेंटिफाई रीडिंग मटेरियल दैट विल डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड टू प्लान क्वेश्चंस टू मॉनिटर देयर स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। ड्यूरिंग वर्कशॉप एक्टिविटी है कि आपको एक टेक्स्ट सिलेक्ट करना है किसी भी सब्जेक्ट से, और फिर उसके बाद उसको पढ़ने के बाद, जैसे मैं आपसे बात कर रही थी कि स्टूडेंट्स को इनकरेज करना है कि वो जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आफ्टर एंगेजिंग क्रिटिकली विद द टेक्स्ट दे मस्ट आस्क। तो आपने एक सब्जेक्ट से टेक्स्ट चूज़ करना है। टेक्स्ट चूज़ करने के बाद यू हैव टू प्लान योर क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए कि वो आपको मॉनिटर करने में कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द टॉपिक हेल्प करें। Then read the text material and answer the questions given at the end. Then you can practice this strategy, developing critical thinking skills among learners using different types of reading materials. Post-workshop activity, you are expected to identify such texts from various sources, newspapers, magazines, journals, books, etc., and use it for development of critical thinking skills among your students. Dear learners, thank you very much for this session. In this session, we have discussed that what is critical thinking and what are the indicators of critical thinking, how this critical thinking skill helps us, then how by engaging with the text through the critical reading, this critical reading and critical thinking, they both accompany each other. Now how the critical thinking skills can be developed through reading of the texts. Then after that I have also discussed few texts with you, that how we need to go through them and ask questions. Then we have also discussed the workshop activity and its submission. Thank you very much once again for your patience. Thanks.